मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बड़े उत्साह के साथ में नो योर आर्मी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य आम नागरिकों को भारतीय सेना के उत्कृष्ट काम, आधुनिक तकनीक और वीर जवानों के योगदान से रूबरू कराना है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, राजस्थान वीरों की भूमि है और ये प्रदर्शनी सेना के ताकत, समर्पण और अनुशासन को आम जनता के सामने लाने का एक खास मौका है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए कहा कि इस मिशन के माध्यम से पूरी दुनिया ने भारत की प्रतिबद्धता और सामर्थ्य को भी देखा है। सीएम ने कहा, भारतीय सेना केवल एक सशस्त्र बल नहीं बल्कि हर भारतीय की ढाल और राष्ट्र की आत्मा भी है। उन्होंने बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वदेशी रक्षा उत्पादन को सर्वोच्च प्राथमिकता भी दी जा रही है, जिसके चलते आज देश का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड लेवल पर पहुंचा है। प्रदर्शनी में सेना के आधुनिक उपकरणों ने युवाओं को खास रूप से प्रेरित भी किया। कार्यक्रम में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, जोराराम कुमावत, सुमित गुदारा, झावर सिंह खर्रा, विजय सिंह, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी, मुख्य सचिव वी श्रीनिवास और सप्त शक्ति कमान के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह, चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल एच.एस. वांद्रा, पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा सहित भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारी, सैनिक, एनसीसी कैडेट और बड़ी संख्या में गणमान्य और आमजन मौजूद रहे। हमारे लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि जयपुर आर्मी डे परेड का साक्षी बनने जा रहा है। पहली बार ये सैन्य परेड सैन्य छावनी की सीमाओं से बाहर जयपुर में आम नागरिकों के बीच आयोजित की जा रही है। पहली बार ये परेड आम नागरिकों को भारतीय सेना के अनुशासन, शौर्य, बलिदान से प्रत्यक्ष रूप से जोड़ेगी। पहली बार राजस्थान के लोग, विशेषकर हमारे युवा, पहली बार इतनी करीब से सेना की ताकत, अनुशासन, आधुनिक हथियारों को देखेंगे। इससे उनमें देश सेवा, राष्ट्रभक्ति और सेना में कैरियर बनने की भावना प्रबल होगी। इस परेड से में लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टर की भिलाई, 5 टुकड़ियों का भव्य मार्च, ड्रोन तकनीक और आधुनिक युद्ध क्षमताओं का प्रदर्शन भारतीय सेना की शक्ति को दर्शाता है। आज उस कड़ी में अपनी सेना को जाने प्रदर्शनी केवल एक कार्यक्रम नहीं है, यह आम नागरिक को भारतीय सेना के काम के तरीके को जानने और समझने का एक अवसर है। आप 4 दिनों तक यहाँ आप हथियारों, उपकरणों की प्रदर्शनी देखेंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर के वक्त कहा था, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, और ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया में आतंकवाद के खिलाफ हमारे देश की प्रतिबद्धता को देखा है। इस प्रदर्शनी में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सशक्त क्षमताओं का प्रतीक रहे अत्याधुनिक उपकरणों और युद्ध करने के तौर तरीके की झलक भी आपको मिली है। राजस्थान में इस तरह का आयोजन होना हमें गर्व की अनुभूति कर देता है और इनकी सारी व्यवस्थाओं के लिए प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी द्वारा सेना दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में व्यवस्था की दृष्टि से पूरा सहयोग और समर्पण। आज का ये कार्यक्रम श्री भवानी निकेतन शिक्षा समिति के प्रांगण में हुआ है। 13, 14, 15 को महल रोड पर आम जन के लिए होगा और मैं समझ सकता हूं कि राजस्थान भर के 10 लाख से ज़्यादा लोग इस परेड के प्रदर्शन का दर्शन करेंगे, प्रदर्शनी को अपनी आंखों से निहारने का काम करेंगे। ये सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ है। आज जो आपने सिटी एक्शन देखा, मैं उसका सिटी कमांडर था। टैंक्स एंड बीएमपीज दे रिमेन द बैकबोन ऑफ बैटलफील्ड डोमिनेंस। आज टैंक और बीएमपी का जो आपने एकीकृत एक्शन देखा, ये बहुत ही छोटा उदाहरण है इस चीज़ को दर्शाने के लिए कि हमारी सेना की ताकत कितनी है और उसके पीछे कार्य करते हुए जो क्रू है उसकी प्रतिबद्धता कितनी है। यू कैन वेरी वेल इमेजिन what kind of psychological as well as physical destructions these tanks and BMPs can bring on to the enemy who is trying to fiddle with the national security. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हमारी सारी आर्मड फॉर्मेशंस
पूरी तरीके से तैयार थी किसी भी एरिया में दिए हुए मिशन को पूरा करने के लिए। हमारे सैनिक पूरी तरीके से मनोबल से भरपूर थे एंड दिस बेटर कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम द टैंक्स दे ऑपरेट एंड द रिग्रेस ट्रेनिंग दे गेट। सुजानगढ़ को जिला बनाने की मांग को लेकर जनहित संघर्ष मोर्चा द्वारा लगातार पिछले 4 सालों से धरना दिया जा रहा है, तो वहीं इस मामले में एडवोकेट राजेंद्र सोनी की शिकायत पर प्रशासन ने एसडीएम कार्य के बाहर बने धरना स्थल की गुमटी को सुबह सुबह बुलडोजर की सहायता से तोड़कर मलबा वहां से उठवा दिया। इस मामले के दौरान तहसीलदार गिरधारी लाल बेगाराम मीणा, आयुक्त विक्रम जोरवाल भी मौजूद रहे। वहीं इस कार्रवाई पर जनहित संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष एडवोकेट राम कुमार मेघवाल का कहना है कि प्रशासन ने दमनात्मक कार्रवाई की है। तस्वीरें आप देख लीजिए, साथ ही जन भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए आंदोलन जारी रहेगा। तो ये पीला पंजा यहां पर कार्रवाई का चलता हुआ दिखाई देता है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मनरेगा बचाओ संग्राम अभियान की तैयारियां तेज की है। जयपुर में प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में हुई कार्यकारिणी बैठक में 10 जनवरी से 6 फरवरी तक पूरे प्रदेश में आंदोलन चलाने का ऐलान किया गया। डोटासरा ने आरोप लगाया कि केंद्र की बीजेपी सरकार मनरेगा को कमजोर करके गरीबों से काम का अधिकार छीनने की साजिश कर रही है। उन्होंने कहा, कांग्रेस सड़कों पर उतरकर मजदूरों और ग्रामीणों के हक की लड़ाई लड़ेगी। बैठक में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। इस मौके पर ऋत्विक मकवाना, हरीश चौधरी, सीपी जोशी, बीटी कल्ला, धीरज गुर्जर, दानिश अबरार सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। में आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी की मनरेगा बचाओ अभियान की तैयारी की बैठक यहाँ पे आयोजित की गई है। आप सब लोग जानते हैं कि हमारी जब केंद्र के अंदर सरकार थी, श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में सरदार मनमोहन सिंह जी के द्वारा ये एक कानून जो है गरीब लोगों को दिया गया था ताकि गांव से पलायन रुके, बंधुआ मजदूरी से लोगों को मुक्ति मिले और गांव में लोगों को काम मिल सके, गांव का उत्थान। राज्य के प्रधान खनिज फेल्सपार और क्वार्टर्स पर आधारित सूक्ष्म और लघु उद्योग गंभीर संकट के दौर से गुजर रहे हैं। साल 2016 से अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष कर रही करीब 6000 मिनरल ग्राइंडिंग इकाइयों ने राज्य सरकार से संरक्षण और संवर्धन की ठोस नीति जल्द लागू करने की मांग की है। उद्योग प्रतिनिधियों के मुताबिक फेल्सपार और क्वार्टर्स का उपयोग सिरेमिक, टाइल, सैनिटरी वेयर, इंसुलेटर और क्रॉकरी उद्योगों में प्रमुख कच्चे माल के रूप में होता है। साल 1975 में 2-4 इकाइयों से शुरू हुआ ये उद्योग 2024 तक 6000 इकाइयों तक पहुंचा और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से करीब 6 लाख लोगों को रोजगार भी देता रहा। उद्योगों का कहना है कि माइनर और मेजर मिनरल टैक्स से प्राप्त राजस्व से सब्सिडी दी जा सकती है। उद्योग प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी है कि 30 दिनों में नीति नहीं बनी तो इकाइयां बंद होगी और लाखों परिवारों की आजीविका पर संकट भी खड़ा होगा। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर एक ही तस्वीर में आपको 2 मैसेज मिलते हुए दिखाई देंगे, गम और गुस्सा। ये दर्द की तस्वीर है, ये विडंबना की तस्वीर है। राजस्थान के 6000 उद्योग और 6 लाख लोगों के रोजगार के लिए बचाने के लिए आज हम सामूहिक रूप से जिला कलेक्टर साहब के पास मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया है। उसमें हमने सरकार से उद्योगों को बचाने के संरक्षण की मांग की है, क्योंकि अदर राज्यों में और हमारे राजस्थान की स्थितियों में बिल्कुल विपरीत स्थितियाँ हैं। उसके संरक्षण के लिए आज हम यहाँ आए और हमारी मांग जिलाधीश महोदय को कलेक्टर के नाम के मुख्यमंत्री। डिस्कॉम और धौलपुर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से बिजली चोरों में हड़कंप मचा है और लोग आनन फानन में अवैध जंपर उतारते हुए दिखाई दिए। दिन भर चले इस अभियान में 9 बड़ी क्षमता के ट्रांसफार्मर हटाए गए और उनके स्थान पर लीगल कनेक्शन के हिसाब से छोटी क्षमता के ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं। इन ट्रांसफार्मर पर 20 लाख बकाया राशि भी थी। अभियान में पचगांव से 350 अवैध जंपर और छावनी गांव से 300 अवैध जंपर, कुल 650 अवैध जंपर मौके से जब्त किए हैं और बिजली चोरी को खत्म किया गया, जिससे बिजली चोरी की 67% संभावना को खत्म किया है। आपको बता दें कि पूर्व में डिस्कॉम ने इन गांव में शिविर भी लगवाए, लेकिन नए कनेक्शन आवेदन पत्र आए ही नहीं और बकाया राशि जमा नहीं करवाई। फीडर इंचार्ज द्वारा गैर उपभोक्ताओं को बिजली कनेक्शन लेने के लिए प्रेरित भी किया, लेकिन नए आवेदन पत्र नहीं आए और बड़े स्तर पर बिजली चोरी होती रही। बढ़ाने और विद्युत क्षयत कम करने के अभियान के तहत
विगत 2 दिन में पचगांव और झामनी गांव में पुलिस और डिस्कॉम की कार्रवाई की गई है। पचगांव में 6 ट्रांसफार्मर ऐसे थे जो लीगल कनेक्शन के हिसाब से अधिक क्षमता के थे और वहां विद्युत चोरी हो रही थी। उनके स्थान पर जितने लीगल कनेक्शन है उसके हिसाब से ट्रांसफार्मर स्थापित किए हैं। इसके साथ ही 3 ट्रांसफार्मर छावनी में जहां पर जो लीगल कनेक्शंस थे वो खेड़ली थाना पुलिस द्वारा पुलिस मुख्यालय और एसपी अलवर के निर्देश पर थानाधिकारी विजय सिंह चंदेल के नेतृत्व में सड़क सुरक्षा अभियान चलाया गया, जिसमें करीब 20 दोपहिया वाहनों और 4 पहिया वाहनों का नियमों का उल्लंघन करने पर चालान किया गया, जिनमें मोटरसाइकिल पर 3 सवारी बैठाने, 4 पहिया वाहनों में सीट बेल्ट नहीं लगाने और शराब पी करके वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई की गई। मुख्यालय राजस्थान के द्वारा चलाए जा रहे यातायात एवं सड़क सुरक्षा अभियान के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय अलवर के निर्देशन में हमारी टीम के द्वारा आज कस्बा खेड़ली में स्थानीय लोगों को यातायात नियमों के संबंध में जानकारी दी जा करके और जागरूक किया जा रहा है। और जो लोग यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और समझा इसके बावजूद जिन पर किसी प्रकार का कोई असर नहीं है, उनके खिलाफ चालान की कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत आज हमारी टीम ने बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, शराब पीकर वाहन चलाने वाले, बिना नंबरी वाहन चलाने वाले उनियारा उपखंड क्षेत्र के चौरू गांव में सीसी रोड निर्माण को लेकर के उठे सवालों के बाद में जांच शुरू की है। गांव में अधिकृत ठेकेदार द्वारा लाखों रुपए की लागत से सीसी रोड का निर्माण किया था, लेकिन ग्रामीणों ने निर्माण कार्य में घटिया सामग्री और गुणवत्ता में भारी लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए थे। ग्रामीणों की तरफ से इस मामले की शिकायत मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर भी दर्ज करवाई थी। शिकायत की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन की टीम चौरू गांव पहुंची और सीसी रोड की जांच भी की। टीम द्वारा सड़क की गुणवत्ता, सामग्री और निर्माण मानकों की बारीकी से जांच की जा रही है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। और अब बात जैसलमेर के परमाणु नगरी पोखरण के बिलिया गांव में गौवंश की निर्मम हत्या करके खाने का सनसनीखेज मामला देखने को मिला है। आरोप है कि देर रात बोलेरो पिकअप और 2 मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए 4 असामाजिक तत्वों ने गाय के बछड़े को बांध करके घसीटा और उसकी हत्या कर दी। घटना की जानकारी मिलने पर गांव में हड़कंप मचा। ग्रामीणों को घटनास्थल पर खून के निशान, गाय के बछड़े के अवशेष और रेत पर घसीटने के निशान भी मिले हैं। इसके बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर इकट्ठे हुए और पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण भी किया। ग्रामीणों ने घटनास्थल और सीसीटीवी फुटेज के वीडियो बनाए, सोशल मीडिया पर साझा भी किए। गौवंश की हत्या की सूचना से गौ भक्तों में भारी गुस्सा है और दोषियों की गिरफ्तारी कर कठोर से कठोर सजा देने की मांग भी कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में लगी हुई है। और आप श्री गंगानगर के पदमपुर की बात करेंगे। पदमपुर में टोल संघर्ष समिति ने एसडीएम कार्यालय पर पहुंचकर अपना आक्रोश प्रकट किया। समिति के सदस्यों ने 18 बीबी टोल नाके के पास बने मार्ग को बंद नहीं करने की मांग को लेकर के तहसीलदार जितेंद्र कुमार को ज्ञापन दिया। संघर्ष समिति का कहना है कि रास्ता किसानों और वहां के लोगों के लिए बेहद जरूरी है। हाल ही में जिला प्रशासन द्वारा इस मार्ग को बंद करने के आदेश वायरल होने के बाद इलाके में गुस्सा भी बढ़ा है। समिति के मेंबर सुखबीर सिंह फौजी ने साफ चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने किसानों का रास्ता बंद किया तो बड़ा आंदोलन भी करेंगे। और अब बात चितलवाना की। एक युवक के अपहरण और बेरहमी से मारपीट का मामला देखने को मिला है, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मचा है। जानकारी के मुताबिक 5 से 7 अज्ञात बदमाशों ने ओम प्रकाश पुत्र बाबूलाल बिश्नोई निवासी कुकावास थाना बगोड़ा को ब्लैक रंग की गाड़ी में जबरन बैठा करके अगवा किया। वीडियो आपके सामने। अपहरण के बाद बदमाश युवक को गुड़ामालानी में ले जाते हैं, जहां पर उसके साथ में बेरहमी से मारपीट करते हैं और घायल अवस्था में सड़क पर फेंक कर फरार होते हैं। राहगीरों ने घायल युवक को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उसका इलाज जारी है। घटना की सूचना पुलिस को मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, नाकाबंदी की और जांच भी शुरू की है। इस बीच अपहरण के समय का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसके आधार पर पुलिस बदमाशों और वाहन की पहचान में जुटी है। फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इलाके में इस घटना से दहशत का माहौल है। तो ये तस्वीरें डरा देने वाली।
और अब बूंदी के देईखेड़ा की बात करेंगे। कोटा दौसा मेगा हाईवे पर लबान के पास में बेकाबू ट्रक पलटने से पैदल यात्रियों की मौत के बाद इलाके में गुस्सा फैल गया। हादसे के लिए ग्रामीणों ने एक्सप्रेसवे के भारी वाहनों की मेगा हाईवे पर आवाजाही को जिम्मेदार ठहराया। आक्रोश को देखते हुए जिला कलेक्टर ने एक्सप्रेसवे के लबान टोल नाके पर भारी वाहनों की आवाजाही 8 जनवरी तक बंद करने के निर्देश दिए। इसके बाद लबान टोल से यातायात रोका, लेकिन सवाई माधोपुर के कुशलता टोल से भारी वाहन चलते रहे, जिससे वाहन मेगा हाईवे पर लबान टोल तक पहुंचे। हालात को कंट्रोल करने के लिए गुरुवार को एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट मैनेजर राजीव सिंह सिकरवार, टोल मैनेजर राकेश त्यागी और देईखेड़ा थाना एएसआई कन्हैया लाल मीणा मौके पर पहुंचे। वहां पर टीम ने समझाइश की, बैरिकेड लगाया और वाहनों को रोका और यातायात व्यवस्था को कंट्रोल में किया। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। मेगा हाईवे पर भारी वाहनों को ठहराने की मांग यहां पर जोर पकड़ती हुई दिखाई दी और लबान टोल 8 जनवरी तक बंद करवाया। बूंदी के देईखेड़ा क्षेत्र में ट्रक हादसे के बाद में लोगों में गुस्सा फूट पड़ा है। लुधियाना से 5 दिन से खड़े हैं यहाँ पे जाम में। परेशान हो रहे हैं साहब, रोड एक्सीडेंट होते हैं इस कारण। जाना कहाँ है? हमको जाना है साहब भोपाल। और लोग भी परेशान हो रहे हैं। कलेक्टर साहब के आदेश की पालना करवा जाए, आगे जो भी आदेश मिलेगा उसकी पालना। और अब जयपुर के बस्सी की हम बात करेंगे, जहां पर जटवाड़ा चौकी के सामने एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। दौसा से जयपुर की तरफ जा रही तेज रफ्तार 4 व्हीलर अनियंत्रित होकर के सड़क किनारे खाई में पलट गई। टक्कर इतनी भयावह थी कि पास लगा एक पेड़ भी उखड़ गया। तस्वीरें आप देख लीजिए। और हादसे के समय वाहन में 4 से 5 लोग सवार बताए जा रहे हैं, लेकिन दुर्घटना के तुरंत बाद सभी सवार मौके से ही फरार हो गए। सूचना मिलते ही जटवाड़ा चौकी से हेड कांस्टेबल रामकेश मीणा सहित पुलिस स्टाफ वहां पर पहुंचता है। हेड कांस्टेबल रामकेश मीणा ने बताया कि वाहन की रफ्तार काफी ज्यादा तेज थी, जिससे नुकसान ज्यादा हुआ। फिलहाल पुलिस वाहन की पहचान, उसके मालिक, फरार सवारों का पता लगाने में जुटी हुई है और सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। पूरे मामले की तहकीकात जारी है। और अब बाटों की 6 दिसंबर को पुरानी रंजिश को लेकर के हुई चाकूबाजी में सोनू उर्फ सोहेल गंभीर रूप से जख्मी हुआ। इलाज के दौरान उसकी मौत हुई। मृतक परिवार का एकमात्र कमाने वाला व्यक्ति था, जिससे परिवार आर्थिक रूप से पूरी तरह असहाय हुआ। घटना के बाद इलाके के जो लोग थे उन्होंने परिजनों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंच करके जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री से आर्थिक सहायता प्रदान करने और मृतक की बहन जीनत को प्रशासन के किसी भी विभाग में संविदा के आधार पर नौकरी देने की मांग की। इसके साथ ही मृतक की मां कैंसर से पीड़ित है, इसके लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से मुआवजा देने की मांग भी की गई है। जिला प्रशासन ने ज्ञापन प्राप्त करके मामले की जानकारी संबंधित विभागों तक पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू की है। तो ये देखिए ज्ञापन की तस्वीरें। पुरानी रंजिश का ये मामला है जिसके चलते एक घटना हुई है और सोहेल का उपचार के दौरान ही निधन हुआ और परिवारजनों में गम का माहौल देखने को मिला है, शोक की लहर देखने को मिली है। आपको बता दें, किसी एक व्यक्ति के चले जाने से वो खालीपन ताउम्र बरकरार रहता है और ऐसे में ये पीड़ा, ये दर्द वही लोग महसूस कर सकते हैं जिन्होंने किसी अपने को खोया हो। घर में था, मेरे भाई को बुलाने जावेद आया। पहले तो मेरा भाई घर में था, उसको बुला के बाहर ले गया। फिर मेरा भाई 5 मिनट पहले घर में आ गया। फिर उसके बाद 10 मिनट बाद फिर आवाज लगी तो उसने दिलशाद ने आवाज दिया सोनू करके। मैंने कहा कौन है? नहीं कि सोनू को पूछाओ और उसको बुलाओ। उसको बुला के बाहर ले गया, हमारे गली में ले जाके उसको चाकू मार दिया मेरे भाई के। मांग ये थी कि 6 तारीख को सोहेल की जो थी वो घर पे ही हत्या कर दी गई थी, तो उसी सिलसिले में जो उसकी बच्चे की हत्या को घर में कमाने वाला व्यक्ति वही था। उसके परिवार में उसकी माँ जो है कैंसर पीड़ित है, जो पलंग पे इस वक्त पड़ी हुई है, जो 15 दिन से SMS में भर्ती थी, जो परसों ही आई थी। साथ ही उसकी एक बहन है जो वो बेवा है और उसकी बेवा की भी एक बच्ची है। अब उसके परिवार में कमाने वाला वो एक ही व्यक्ति था। अब उसकी हत्या होने के कारण अब परिवार में कोई कमाने वाला नहीं रहा, तो हम कलेक्टर साहब से मिलने आए थे कि इसको उचित मुआवजा मिल जाए जो भी सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री। और अब आज सुमेरपुर की 8 जनवरी को सांडेराव कोसेलाव मार्ग पर एक बाइक हादसा हुआ, जिसमें 22 साल के रामलाल मीणा की मौके पर मौत हुई। रामलाल खिमाड़ा का रहने वाला था और बाइक से सांडेराव
कोसिलाव की तरफ जा रहा था। इसी दौरान संतुलन बिगड़ा, जिससे बाइक नहर में जा गिरी। वीडियो आप देख लीजिए। युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। वहां के लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचित किया। एएसआई किशन सिंह के नेतृत्व में पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा और कड़ी मशक्कत के बाद में युवक का शव नहर से बाहर निकाला, जिसके बाद में मोर्चरी में शव को रखवाया। पुलिस ने हादसे के कारणों की जांच शुरू की है और इसके बाद में परिजनों में शोक की लहर दौड़ चुकी है। इलाके में मातम का माहौल बना हुआ है। तो ये तस्वीरें, वीडियो लगातार आपको बता रहे हैं कि किस तरह से ये पूरा हादसा होता है। ये वीडियो भी आपने देखा और ये बाइक हादसा, जिसके चलते रामलाल मीणा, जो कि मात्र 22 साल का ही था, वो नहर में जा गिरा। और ब्लर करके ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। देखिए, दर्दनाक तस्वीरें। अचानक से जो है ये बाइक सवार नहर में जा गिरता है और उसके बाद जब इसे पाया तो वो जिंदा नहीं मिल पाया। और अब सुमेरपुर की बात करेंगे, जहां पर उत्तर पश्चिम रेलवे ने जवाई बांध रेलवे स्टेशन पर इंटरसिटी ट्रेनों के ठहराव को प्रायोगिक आधार पर स्वीकृति दी है। रेलवे बोर्ड की मंजूरी के बाद अजमेर मंडल के अंतर्गत 19411 गांधीनगर कैपिटल दौलतपुर चौक एक्सप्रेस और 19412 दौलतपुर चौक गांधीनगर कैपिटल एक्सप्रेस को जवाई बांध स्टेशन पर रोकने की व्यवस्था की है। ये ठहराव 13 और 14 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा। इस फैसले से सुमेरपुर और आसपास के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के यात्रियों को बड़ा लाभ होगा। अब उन्हें इंटरसिटी ट्रेनों के लिए रानी, फालना या अन्य बड़े स्टेशन पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, जिससे समय और संसाधन दोनों की बचत होगी। वहां के नागरिकों ने इस उपलब्धि पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, सांसद पीपी चौधरी, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ और कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत का आभार भी जताया है। ये कदम वहां के इलाके के लोगों के लिए सुविधा और कनेक्टिविटी बढ़ाने वाला साबित होगा। राजगढ़ में आबकारी अधिकारी निरोधक दल ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए पूर्व पंचायत समिति प्रधान रघुवर दयाल मीणा को गिरफ्तार किया। कार्रवाई उनके स्टेशन के पास में स्थित मकान में की जाती है। इस दौरान कुल 144 देसी शराब और 3 पेटियों में अवैध देशी शराब जब्त की गई। वृत्त राजगढ़ के आबकारी निरीक्षक मुकेश कुमार ने बताया कि प्रहराधिकारी विनोद कुमार महिला के नेतृत्व में कार्रवाई हुई। उन्होंने बताया कि मई 2024 में भी इस मकान से अवैध शराब बरामद हुई थी और इस पर पूर्व प्रधान के बेटे के खिलाफ मामला दर्ज किया था। आबकारी विभाग ने साफ किया कि अवैध शराब के खिलाफ ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी होगी। यह अभियान क्षेत्र में शराब तस्करी को रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। तो लगातार आपको महत्वपूर्ण खबरें हम बता रहे हैं कि किस तरह से अवैध देशी शराब जब्त करने का यह पूरा मसला है। आज अलवर जिले की आबकारी टीमों की संयुक्त कार्रवाई की गई, जिसमें आबकारी थाना लक्ष्मणगढ़ की टीम थी, आबकारी थाना अलवर पूर्व की थी और आबकारी थाना राजगढ़ और आबकारी व्रत राजगढ़ की टीम थी। आबकारी थाना राजगढ़ में प्रहराधिकारी श्री विनोद कुमार महिला जी के नेतृत्व में कस्बा राजगढ़ में एक कार्रवाई की गई। ये रेलवे स्टेशन के निकट श्री रघुवर दयाल मीणा के रिहायशी मकान में की गई है और इस कार्रवाई में हमने 3 पेटी 144 पब्बे देसी शराब के मौके से जब्त किए गए हैं और अभियुक्त श्री रघुवर दयाल, जो कि पूर्व प्रधान भी हैं, उनको मौके से गिरफ्तार किया गया है और अभी इसमें अग्रिम अनुसंधान। और अब बात केकड़ी की करेंगे। शहर में बुधवार को दिन दहाड़े हुई फायरिंग की सनसनीखेज वारदात का सिटी पुलिस ने त्वरित खुलासा किया है। इस कार्रवाई में 2 आरोपी अजय साहू और रोहित यादव दोनों को गिरफ्तार किया है। घटना के समय अंबिका ऑफसेट की दुकान पर पैसे के लेन देन को लेकर के पूरा विवाद हुआ था, जिसके चलते बदमाशों ने अचानक से फायरिंग की। इस फायरिंग में दुकान मालिक महेंद्र साहू गंभीर रूप से जख्मी हुए और उन्हें तत्काल अजमेर रेफर किया गया। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियो वाहन, पिस्टल, कारतूस और लोहे के सरिये भी जब्त किए। अभियान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मील और पुलिस अधीक्षक हर्षिता शर्मा के सुपरविजन में हुआ। थाना प्रभारी कुसुमलता मीणा और टीम के अन्य अधिकारी आरोपियों से पूछताछ में लगे हैं और पूरे घटनाक्रम की जांच जारी है। तो ये पूरा मामला दिन दहाड़े फायरिंग का है और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस के शिकंजे में, खाकी के शिकंजे में, और कई चीजें जब्त की है।
विवादों के चलते अंबिका ऑफसेट दुकान पर ये पूरी फायरिंग होती है और इसका खुलासा भी पुलिस जल्द कर लेती है और दोनों आरोपियों को धर दबोच लेती है। और आप चूरू के रतनगढ़ की हम बात करेंगे, जहां पर पुलिस ने गुरुवार को कस्बे में चल रहे अवैध स्पा सेंटर में छापा मारकर के 8 युवतियों और 5 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार लड़कियां राजस्थान से बाहर की थी। ये 2 माह में स्पा सेंटर पर की गई तीसरी कार्रवाई है और इससे पहले 1 दिसंबर को इसी स्पा सेंटर से 5 युवतियां और 3 युवक और 31 दिसंबर को 6 युवतियां और 2 युवक गिरफ्तार किए। पुलिस ने बताया कि स्पा सेंटर लगातार अनैतिक गतिविधियों में लिप्त था, जिस पर निगरानी भी रखी जा रही थी। रतनगढ़ पुलिस ने चेताया कि अवैध और अनैतिक गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई होगी और ऐसे मामलों में सख्त कदम भी उठाए जाएंगे ताकि इलाके में कानून और व्यवस्था दोनों बनी रहे। और ये देखिए कि किस तरह से स्पा सेंटर के नाम पर यहाँ पर अनैतिक काम किए जाते हैं और फिर चेहरे छिपाने पड़ते हैं। अवैध स्पा सेंटर जहां पर पुलिस ने छापा मारा, 8 युवती और 5 युवक धर दबोचे जाते हैं। और अब बात बांसवाड़ा की, जहां पर बांसवाड़ा उदयपुर मुख्य मार्ग पर बड़िया पुराने टोल नाके के पास में एक गंभीर सड़क हादसा हुआ। सड़क किनारे खड़ी बाइक के पास खड़ी महिला को तेज रफ्तार क्रेन ने जोरदार टक्कर मारी, जिसमें महिला गंभीर रूप से जख्मी हुई। तस्वीरें आप देख लीजिए। और इसके बाद में क्रेन चालक मौके से फरार हुआ। हादसे के तुरंत बाद उदयपुर से बांसवाड़ा आ रही रोडवेज बस के चालक और परिचालक ने मानवीय पहल करते हुए घायल महिला को बस में बैठाकर एमजी अस्पताल पहुंचाया। घायल महिला की पहचान नागदला निवासी सकुना के रूप में हुई। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और फरार क्रेन चालक की तलाश में सभी टीमें हैं। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए। घायल महिला जिसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, लेकिन यहाँ पर मानवता की मिसाल बना एक व्यक्ति जो कि एक महिला को यहाँ पर जो कि दर्द में करा रही थी हादसे के चलते, इंसानियत का परिचय देते हुए वो खुद महिला को लेकर के आता है और यहाँ पर इलाज चलता है। और अब आज सिरोही के रेवदर की, जहां पर असावा गांव में बुजुर्ग महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई। सूचना मिलते ही अनादरा थाने की पुलिस ने डॉग स्क्वाड टीम को मौके पर बुलाया। टीम ने डॉग को अन्य स्थानों पर घुमाया। इस दौरान डॉग 2-3 बार मृतक महिला के घर की तरफ रुख करते हुए दिखाई देते हैं। डॉग स्क्वाड टीम ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को साक्ष्य संबंधी जानकारी भी दी। इसके आधार पर पुलिस आगे की जांच कर रही है। घटनास्थल से जुटाए गए साक्ष्यों के विश्लेषण के बाद ही जांच के अगले कदम उठाए जाएंगे। मृतक बुजुर्ग महिला के शव को रेवदर अस्पताल ले जाते हैं। पुलिस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है और जल्द ही घटना की जानकारी सार्वजनिक करने की भी संभावना है। और अब बात ब्यावर की, जिले के जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय पर भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की। कार्रवाई के लिए एसीबी ने 8 अलग अलग टीमों को सक्रिय किया और एक साथ विभिन्न ठिकानों पर छापामार कार्रवाई शुरू होती है। सूत्रों के मुताबिक डीटीओ कार्यालय के साथ में अधिकारी के निवास और संबंधित अन्य जगहों पर भी तलाशी ली। कार्रवाई की गंभीरता को देखते हुए परिवहन विभाग में हड़कंप मचा। हालांकि अभी तक एसीबी की तरफ से आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि 2 घंटे के अंदर पूरी जानकारी दी जाएगी। जांच के दौरान सामने आने वाले नए तथ्य इस मामले की दिशा तय करेंगे। एसीबी की कार्रवाई अभी भी जारी है और पूरे जिले की नजर इस पर टिकी हुई है। विभाग पर आज छापामारी कार्रवाई की गई है एसीबी ने, और जिस तरह की जो कार्रवाई है अपने आप में एक बड़ी संगीन कार्रवाई देखने को मिल रही है। जिस तरह से बताया जा रहा है कि लगभग 7-8 स्थानों पर यहाँ पर दबिश दी है। अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर में निकल के क्या आ पाता है। अब ये प्राइमरी स्टेज पे जो देखा गया है कि विभिन्न स्थानों से यहाँ पर लगभग जो अधिकारी लोग हैं, जो जोधपुर की टीम है वो यहाँ ब्यावर पहुँची है, अजमेर की टीम यहाँ पहुँची है और आखिर में अलग अलग स्थानों पर उन्होंने दबिश दी है। जिस तरह से बताया भी जा रहा है कि आखिर में जिस तरह के ये जो एक जो व्हीकल है जो RJ01 UB 4092 नंबर का, इसको इन्होंने तलाशी ली है। लेकिन इस देखने वाली बात होगी कि आखिर में निकल के क्या आता है। लेकिन हाल फिलहाल कुल मिलाकर ये अभी लोग अधिकारी लोग सारी पूरी तरह से कार्रवाई कर रहे हैं। और जिस तरह से बताया भी जा रहा है कि आखिर में मैं जानना चाहूँगा, आखिर में जैसे मेरे पासमल जी यहाँ पर अधिकारी हैं, तो आखिर में सर किस तरह की कार्रवाई चल पा रही है अभी तक जिस तरह के यहाँ पर? ये हमारे एसीबी ब्यूरो मुख्यालय के निर्देशानुसार औचक निरीक्षण की कार्रवाई है, जो अभी कार्रवाई जारी है। कार्रवाई पूर्ण होने पर आपको जो है
प्रेस को अवगत करा दिया। अच्छा, लगभग कितने स्थानों पर कार्रवाई चल रही है सर ये? इस बारे में अभी जानकारी देना संभव नहीं। बिल्कुल, कहीं न कहीं एक गोपनीयता ज़रूर रखी जा रही है और इस बात को लेकर यहाँ पर पूरी तरह से जो छापामार कार्रवाई की गई है, अब देखने वाली बात होगी कि अब निकल के क्या आ पाता है। हालाँकि ये बताया जा रहा है कि घंटे 2 घंटे बाद में जिस तरह की जो इनकी कार्यवाही है, उसको पूरी तरह से अंजाम देने के बाद में इसकी ब्रीफिंग की जाएगी। ब्यावर से सच बेधड़क के लिए विष्णुदत्त धीमगंत। और चलिए एक और खबर ब्यावर की। राज्य के प्रधान खनिज फेल्सपार और क्वार्टर्स पर आधारित सूक्ष्म और लघु उद्योग गंभीर संकट के दौर से गुजर रहे हैं। साल 2016 से अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष कर रही करीब 6000 मिनरल ग्राइंडिंग इकाइयों ने राज्य सरकार से संरक्षण और संवर्धन की ठोस नीति जल्द लागू करने की मांग की है। उद्योग प्रतिनिधियों के मुताबिक फेल्सपार और क्वार्टर्स का उपयोग सिरेमिक, टाइल, सैनिटरी वेयर, इंसुलेटर और क्रॉकरी उद्योगों में प्रमुख कच्चे माल के रूप में होता है। साल 1975 में 2-4 इकाइयों से शुरू हुआ ये उद्योग 2024 तक 6000 इकाइयों तक पहुंचा और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करीब 6 लाख लोगों को रोजगार देता रहा। उद्योगों का कहना है कि माइनर और मेजर मिनरल टैक्स से प्राप्त राजस्व से सब्सिडी दी जा सकती है। उद्योग प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी है कि 30 दिनों में नीति नहीं बनी तो इकाइयां बंद हो जाएगी और लाखों परिवार की आजीविका पर संकट भी खड़ा होगा। और चलिए बात नागौर की करेंगे। मेरता सिटी की बात होगी। निकटवर्ती अखावास गांव में बारिश के मौसम में आपको बता दें लापता हुए बुजुर्ग ढगला राम का कंकाल नाले के पास पाया गया। मृतक की पहचान उनके कपड़ों में मिले आधार कार्ड के आधार पर हुई। जानकारी के मुताबिक ढगला राम 18 सितंबर 2025 से लापता थे और ससुराल पक्ष ने उसी दिन जसनगर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने कई महीनों तक उनकी तलाश भी की लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। आज अखावास निवासी हरजीराम नाले की तरफ टहलने जाते हैं जहां पर उन्हें कंकाल दिखाई देता है। सूचना मिलने पर पुलिस उप अधीक्षक विनोद कुमार और उप निरीक्षक राजमल के नेतृत्व में पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचता है। जांच की जाती है और खुलासा होता है कि बारिश के दौरान पैर फिसलने से बुजुर्ग नाले में गिरकर डूब गए होंगे। पुलिस ने कंकाल को कब्जे में लिया और आवश्यक कार्रवाई शुरू की है। और अब बात चित्तौड़गढ़ की बहुचर्चित रमेश इनाड़ी हत्याकांड में नया मोड़ आया है। इस मामले में राम स्नेही संप्रदाय से जुड़े संत भजनाराम को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उन्हें शूटर मनीष कुमार उर्फ कमल दुबे से जुड़े डिजिटल सबूत और कॉल रिकॉर्ड के आधार पर रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू की। मिली जानकारी के मुताबिक पिछले साल 11 नवंबर को स्कूटी पर जा रहे कुरियर व्यवसायी रमेश इनाड़ी को प्रताप सेतु मार्ग पर मोटरसाइकिल सवार ने गोली मारकर हत्या की। शूटर मनीष कुमार को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और उसे पूछताछ के लिए रिमांड पर भी लिया है। इस मामले में मृतक के परिजनों ने संत रमता राम पर संदेह जताया था। पुलिस उसकी तलाश कर रही है लेकिन वह फरार है। संत भजनाराम की गिरफ्तारी से अब पुलिस को रमता राम तक पहुंचने में मदद मिलने की संभावना है। मामले की तहकीकात जारी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 11 नवंबर को शहर के व्यापारी रमेश इनानी जी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसके क्रम में पूर्व में ही जिस शूटर ने उनकी मारकर हत्या करी थी उसको हमने गिरफ्तार कर लिया था और उसे इन्वेस्टिगेशन किया था रिमांड लेके, और उनका पीसी रिमांड सुरक्षित रखते हुए हमने उनको जेसी कराया था ताकि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन कोई और फैक्ट्स आता है हम उसको और वेरीफाई कराएं सबूतों को। उसी क्रम में जो शूटर को जो उपलब्ध कराया गया था भजनाराम को आज हमने अरेस्ट किया है और अभी उसका मेडिकल स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जा रहा है। मैडम भजनाराम की क्या भूमिका सामने रही है? इन्होंने ये जो शूटर है ये रमता राम को उपलब्ध कराया। सिरोही में पंचायती राज विभाग की कार्रवाई के बाद सरपंच प्रशासक संघ और ग्राम विकास अधिकारी संघ में जबरदस्त गुस्सा देखने को मिल रहा है। जिले के 3 ग्राम पंचायत बागसीन, सिरोड़ी और सनवाड़ा में सरपंच प्रशासकों के निलंबन और संबंधित ग्राम विकास अधिकारियों पर सीसीए नियमों के तहत की गई कार्रवाई को दोनों संघों ने अन्यायपूर्ण बताया। इसको लेकर संघों ने शासन सचिव और आयुक्त पंचायती राज विभाग के नाम सिरोही के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को ज्ञापन भी दिया। ज्ञापन में बताया कि 28 और 29 दिसंबर को विभाग के अतिरिक्त आयुक्त और संयुक्त शासन सचिव ब्रिजेश चांदोलिया द्वारा स्वच्छता को लेकर निरीक्षण किया था, जिनमें उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप सफाई व्यवस्था संतोषजनक नहीं हुई थी। ग्रामीण इलाके में पशुपालन अधिक होने के कारण पशुओं का गोबर मिलना सामान्य बात है। इसके बावजूद बिना किसी नोटिस के सीधे सरपंच प्रशासकों और ग्राम विकास अधिकारियों को दोषी मानते हुए एक तरफा कार्रवाई होती है जो कि नियमों के विरुद्ध है। सफाई के लिए प्रशासक को और पूरे स्टाफ को ऐसे हटाया गया है वो बिल्कुल गलत है। पहली बात
तो ये ठेकेदार जो है सफाई का काम उनके जिम्मे है, तो उनको ब्लैक लिस्ट करो, उनकी धरोहर राशि जब्त करो, ऐसे उनके प्रति काम करना चाहिए। इसमें प्रशासक और सेक्रेटरी का क्या काम? वो हर जगह कोई उनके पास में रह के तो करवाते नहीं, निर्देश देते हैं। तो इनके खिलाफ जो कार्रवाई की है वो गलत की गई है। मतलब प्रशासक और ग्राम सेवक की ये ड्यूटी नहीं है कि उसकी मॉनिटरिंग करे, उसको ब्लैक लिस्ट के लिए मॉनिटरिंग की ड्यूटी कौन लिखेगा उसके लिए? नहीं, वो ड्यूटी है तो वो उसके लिए वो निर्देशित करता है, लेकिन आखिर काम तो उनको करना है, उनके आदमी काम। और अब बात हनुमानगढ़ की टाउन बस स्टैंड के पास में बड़ा हादसा हुआ। घुमावदार मोड़ पर अनियंत्रित ट्रोला कार पर पलटा। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। ट्रोले में भारी ग्रेट के कारण यातायात बाधित रहा। डरा देने वाली तस्वीरें आप देख लीजिए कि किस तरह यह हादसा हुआ। निजी अस्पताल के बाहर खड़ी कार भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती है। कार की तस्वीर आप देख लीजिए। जेसीबी की मदद से ट्रोला हटाकर यातायात सुचारू किया गया। तो ये तस्वीरें टाउन बस स्टैंड ये बताया जा रहा है जहां पर ये हादसा होता है। लोगों की भीड़ यहां पर जमा हो जाती है, अफरा तफरी मच जाती है और एक कार यहां पर खड़ी थी, वो भी आपने देखा कि आगे से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाती है। तो ये तस्वीरें लगातार आप देख सकते हैं। हालांकि अब यातायात को जो कि काफी देर तक बाधित रहा उसे भी सुचारू किया गया। यूके के यानी कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास में आयोजित विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग संवाद कार्यक्रम में प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अभिनव पहल यंग लीडर्स डायलॉग की सराहना की और कहा कि युवाओं को नेतृत्व, नवाचार और राष्ट्र निर्माण से जोड़ने का एक सशक्त मंच है। मुख्यमंत्री ने प्रतिभागी युवाओं और उनके शिक्षकों को बधाई दी और कहा कि लाखों विद्यार्थियों में से इस कार्यक्रम से जुड़ना बेहद गर्व का विषय है। उन्होंने ये भी बताया कि कार्यक्रम युवाओं के व्यक्तित्व विकास, उनके आत्मविश्वास और राष्ट्रीय लेवल पर अनुभव प्राप्त करने का महत्वपूर्ण अवसर है। धामी ने कहा, यंग लीडर भविष्य में अलग अलग क्षेत्रों में नवाचार और नेतृत्व क्षमता के साथ देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। इस मौके पर खेल और युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या, निदेशक खेल आशीष चौहान सहित अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए। कार्यक्रम मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित होता है। देहरादून की तस्वीरें। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए लीडर्स डायलॉग की सराहना करते हुए दिखाई देते हैं। बाली के प्रमुख धार्मिक स्थल सुनाड़ा खेतलाजी नई धाम में ट्रस्ट कमेटी और दुकानदारों के बीच विवाद बढ़ चुका है। गुरुवार को दुकानदारों ने ट्रस्ट के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए अपनी दुकानें बंद रखी। इससे मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को प्रसाद और आवश्यक सामान के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ा। दुकानदारों का आरोप है कि अध्यक्ष भगाराम चौधरी मनमानी करते हुए उन्हें जबरन हटाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ट्रस्ट अध्यक्ष पर लाखों रुपए के गबन के आरोप लगाए। दुकानदारों ने कहा कि समाधान न मिलने पर वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। पहले भी हमने आपको बताया, शुक्रवार को 4 गांवों की आम सभा आयोजित करेंगे। स्थानीय प्रशासन और पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए शांति बनाए रखने के लिए सतर्क है और हालात पर नजर बनाए हुए हैं। तो लगातार ये खबर हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर नई धाम में ट्रस्ट दुकानदार विवाद यहाँ पर देखने को मिलता है। लोगों में गुस्सा, धरना यहाँ पर दिया जाता है और आवश्यक सामग्री के लिए यहाँ पर श्रद्धालुओं को खासा परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। यहाँ तक कि हड़ताल की चेतावनी यहाँ पर दी जाती है। जाहिर सी बात है, उनकी मांगे हैं, उनकी अपनी पीड़ा है, उनका दर्द है और ऐसे में चेतावनी, धरना प्रदर्शन की ये तस्वीर है। अब देखना यह है कि क्या वाकई में इन जख्मों पर, इन पीड़ा पर कोई मरहम लगेगा या फिर तस्वीरें जस की तस देखने को मिलेगी। ब्यावर के साकेत नगर थाना पुलिस ने नकली घी और तेल बनाने के अवैध कारोबार का बड़ा खुलासा किया। थानाधिकारी जितेंद्र सिंह फौजदार के नेतृत्व में 2 अलग अलग स्थानों पर छापेमारी हुई। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया और भारी मात्रा में नकली देशी घी, सोयाबीन तेल, ब्रांडेड रैपर, पैकिंग सामग्री और 3 वाहन जब्त किए। पुलिस के मुताबिक टाटगढ़ रोड स्थित गुरुकुल स्कूल के पास में लंबे समय से अवैध कारोबार चल रहा था। लगातार ये खबर आपको दिखा रहे। फूड इंस्पेक्टर नारायण सिंह को मौके पर बुलाया जाता, उन्होंने तेल और घी के सैंपल लिए, जांच की। प्राप्त जानकारी के मुताबिक करीब 1200 लीटर सोयाबीन तेल और 50 किलो नकली घी जब्त किया। पुलिस और चिकित्सा विभाग मिलकर मामले की तहकीकात में लगे हैं और न्यायालय के आदेश के बाद ही
जब्त सामग्री को रिलीज भी किया जाएगा। तो लगातार ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं ब्यावर की है, जहां पर 2 अलग अलग ठिकानों पर कार्रवाई होती है, छापामार कार्रवाई होती है और नकली घी और तेल का खेल जो होता है, जो अब तक चल रहा था, उस खेल का खुलासा हो जाता है, उस पर से पर्दाफाश हो जाता है।